क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखें। टू चार्जेस Q1 with negative sign 1.0 10 raised power minus 6 coulomb and Q2 with positive sign 4.0 into 10 raised power minus 6 are separated by a distance of 3.0 मीटर्स। यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिखाए हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस है 3 मीटर्स का। अब चूंकि Q2 एक बड़ा चार्ज है तो इसकी फील्ड ज़रा स्ट्रॉन्गर होगी और Q1 जो है वो एक छोटा चार्ज है तो इसकी फील्ड ज़रा वीकर होगी। ये दोनों चूंकि ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं तो ये एक दूसरे की फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगी। अब चूंकि एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा है तो ये दोनों चार्जेस से बाहर वाले एक पॉइंट पी के ऊपर ऐसी फील्ड लोकेशन जनरेट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। यानी हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो ये पी पॉइंट हमने उसके लिए ड्रॉ किया है और सपोज किया है कि ये एक्स डिस्टेंस पर है दोनों चार्जेस से। Q1 से इसका डिस्टेंस है x और Q2 से इसका डिस्टेंस है 3 प्लस x। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू आपने ध्यान से लेनी है। ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड इसकी 1 × 10⁻⁻6 लिखी Q1 की। और R जो है ये वो डिस्टेंस है जो कि Q1 चार्ज का इस P पॉइंट से है जो कि यहाँ पे हमने X लिया हुआ है। तो इसको आप लिख लेंगे और इसी तरह से आपने E2 की वैल्यू लिखी तो ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R स्क्वायर होगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू भी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गई। Q2 की वैल्यू आपको दी हुई है 4 × 10⁻⁻6 और R जो है ये वो डिस्टेंस है जो कि यहाँ से यहाँ तक का है जिसको हमने 3 प्लस x लिया है और इसका यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर। अब हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर करना है क्योंकि ये जब इक्वल और ऑपोजिट होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। ऑपोजिट तो ये हैं क्योंकि इनका साइन जो है वो डिफरेंट है तो इस वजह से ये आपस में ऑपोजिट होंगी, लेकिन इक्वल हैं या नहीं मैग्नीट्यूड में ये हमने यहाँ पर देखना है। तो यहाँ हमने लिखी है इसकी E1 की वैल्यू और यहाँ हमने लिखी है E2 की वैल्यू। अब इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मौजूद जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर। ये 9 × 10⁻9 इक्वेशन की दोनों साइड्स पे है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये 10⁻⁻6 जो है ये दोनों साइड पे है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ें जो होंगी वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी 3 प्लस x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 प्लस x होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और ये x स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे ले लेंगे इसका अंडर रूट। ये आपके पास स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर बाकी बचेगा 3 प्लस x और यहाँ 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 बचेगा और x स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो x बचेगा। अब आप x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। जब x दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -x हो गया और माइनस करके आंसर आया इसका 1। यानी वो फील्ड लोकेशन होगी 3 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है विच इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस 1.0 10⁻⁻6 kg एंड चार्ज 1.0 माइक्रो कूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10.0 सेंटीमीटर्स अपार्ट। यानी कि आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके दरमियान में एक पार्टिकल जो है वो मौजूद है। अब ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल के सस्पेंडेड होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो इसका वेट जो कि डाउनवर्ड होगा जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी जिसकी वैल्यू होगी QE के इक्वल। और चूंकि यहाँ पर
नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल कर रही है और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ हमने ये नतीजा निकाला कि इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना चाहिए, इस वजह से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। जो चीज़ें हमें गिवन है उसमें सबसे पहले मैस ऑफ पार्टिकल है जो कि 1 × 10⁻⁻6 kg की बात है। उसके बाद हमें चार्ज गिवन है 1 × 10⁻6 कूलम्स को हमने माइक्रो को हमने कन्वर्ट कर दिया है, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर 10 सेंटीमीटर्स, यानी ये यहाँ पर दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यानी 0.1 मीटर्स इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस होगा। अब हमने कंडीशन ये लगाई है कि फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी QE को इक्वल होना चाहिए mg के, और यहाँ से वो हमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपने निकालनी है तो ये इक्वल होनी चाहिए mg/q के। और इस इक्वेशन में हम जब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये 1 × 10⁻⁻6 है, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और q की वैल्यू यहाँ हमें 1 × 10⁻6 लिया है। यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम। और चूँकि आपने एक इक्वेशन ड्रॉ की थी जिसमें आपने न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर के इक्वल किया था, तो आप यहाँ पर दोनों यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं 20 और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चूँकि ये कांस्टेंट होता है तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। When this particle falls through a potential difference of 100 volts, potential difference आपको गिवन है 100 volts का, और कैलकुलेट करनी है आपने एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि ये Q डेल्टा V के इक्वल होती है। अब यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ही वैल्यू यानी कि डेल्टा V, यहाँ पर डेल्टा V आपको दी हुई है 100 वोल्ट्स। Q आपके पास नहीं है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज आप निकालेंगे NE के फॉर्मूले से। यहाँ पे आपको N20 गिवन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.2 10⁻18 कूलम्स। यहाँ इस इक्वेशन में आप इस वैल्यू को यूज़ करेंगे Q की जगह, और डेल्टा V की जगह आपके पास आ जाएगा 100 वोल्ट्स। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3.2 और 10⁻16, लेकिन अभी इसका यूनिट होगा जाओ। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल होगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड कर देना है 1.6 10⁻19 के साथ। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू आपके पास आएगी 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। यानी आप दोनों ही तरह से इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो ये सही मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को आपने खुद रीड करना है, क्योंकि ये एक लंबी स्टेटमेंट है तो यहाँ मैं इसको नहीं लिखूंगी। इन मिलीकॉन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 millimeters apart.
दो प्लेट्स का दरमियानी डिस्टेंस भी आपको गिवन है 5.0 मिलीमीटर्स, जिसको आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में 10⁻³ मीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड एग्जैक्टली 780 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इतना रिक्वायर्ड है सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। The plate voltage is switched off and selected droplet is observed to fall a measured distance of 1.0 millimeters. यानी ये जो डिस्टेंस कवर करता है S, उसको हम 1.50 मिलीमीटर लेंगे और इसको जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ मीटर्स हो जाएगा। और इसमें टाइम जो इसको लगता है वो 11.2 सेकेंड्स का लगता है। Given that the density of the oil used is, डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ और ये गिवन है आपको 900 kg पर मीटर क्यूब। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर, विस्कोसिटी को हम शो करते हैं ईटा के साथ, जो कि आपको गिवन है 1.80 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और कैलकुलेट करनी है आपने मास ऑफ द ड्रॉपलेट एंड द चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट, और g इसके लिए आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ चैप्टर पढ़ते हुए हमने r की वैल्यू पढ़ी थी 9/2 ईटा bt ओवर रो इंटू g और रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ अब ईटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, 9 तो वैसे ही कांस्टेंट है, 2 की भी वैल्यू मौजूद है, रो की भी, जी की भी, सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं सिवाय वी टी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें वी टी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इन दो चीज़ों को यूज़ करना है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपको ये 1.5 10⁻³ गिवन है और टाइम आपको 11.2 का गिवन है। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.34 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप ये वैल्यू अगली इक्वेशन में पुट कर लेंगे, यानी r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये 9 ईटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1.8 10⁻⁵। bt की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है -4 और डिवाइड करेंगे इसको 2, रो की वैल्यू आपके पास आ गई है 900 और जी की वैल्यू आपके पास आ गई है 9.8। ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद इनका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.1 10⁻⁶ मीटर्स आएगा। अब जब हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 1.1 10⁻⁶ मीटर, तो अब हम निकाल सकते हैं मास ऑफ द ड्रॉपलेट। यानी पहली चीज़ जो हमने फाइंड करी है मास, जो कि इक्वल होती है रो इंटू वी के। और ड्रॉपलेट के बारे में चूँकि हमने पढ़ा था कि ये स्फेरिकल होते हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से हमने रो की वैल्यू पुट की 900, उसके साथ हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू पुट की 3.14 और r की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है 1.1 10⁻⁶ और इसका लेना है q। अब जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.14 10⁻⁻15 kg। ये आ गई हमारे पास मास की वैल्यू। और उसके बाद जब हमने चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है तो उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी mg/d/v। अब m हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया 5.14 10⁻⁻15। g की वैल्यू हमें 9.8 गिवन है, b की वैल्यू है 5 × 10⁻³ और v की वैल्यू ये पोटेंशियल 780 वोल्ट का हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 3.22 10⁻⁻19 कूलम।